नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी पंचायत महापंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और आज मुद्दा किसानों को लेकर। आखिर किसान की कराहटें क्यों सरकारों के कानों तक नहीं पहुंच पाती? क्यों किसान के मुद्दों पर किसान से ही बात नहीं की जाती? पहले ही घाटे का सौदा बनी खेतीबाड़ी को क्यों बार बार नए कानूनों से बांध दिया जाता है? ऐसे ही कानून को लेकर इस कोरोना काल में सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए किसान। आज इसी मुद्दे पर होगी महापंचायत। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और एक बहुत बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। तो अध्यादेशों के जरिए दरअसल यह लागू कर चुकी है सरकार, लेकिन अब कानूनी जामा पहनाना चाहती है सरकार। मुद्दा किसानों का है और हमारे साथ बहुत से मेहमान जुड़ने वाले हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर उमा शंकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हरिनाम सिंह, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, आपका नजरिया बेहद जरूरी होगा। वीएम सिंह, संयोजक राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का स्वागत है और सीधे रुख करता हूं अमिताभ जी, आपका ये जानना चाहूंगा आपसे कि सरकार का तो ये कहना है कि ये तीनों जो ऑर्डिनेंस आए थे जिन्हें अब एक्ट के रूप में बदलना है, ये ट्रेडर्स फ्रेंडली हैं, फार्मर्स फ्रेंडली हैं, तो फिर फार्मर्स सड़कों पर क्यों? देखिए, कोई भी चीज फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, ये ना मैं तय कर सकता हूं, ना राजनीतिक लोग तय कर सकते हैं, न एग्रीकल्चर सेक्रेटरी तय कर सकते हैं किसी सूबे के, देश के। इसका जज केवल और केवल किसान है। किसान कहे ये व्यवस्था हमारे लिए अच्छी तो मैं मान लूंगा अच्छी, वो कहे अच्छी नहीं तो मैं नहीं मानूंगा किसी के कहने से। अंततः व्यवस्था किसके लिए? किसान के लिए। ये अध्यादेश किसको प्रभावित करते? किसान को। तो किसान क्या बोल रहा है यह देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता सुनना। अगर किसान कहता कि बल्ले बल्ले बहुत ही अच्छा अध्यादेश है तो मैं इसके पक्ष में खड़ा होता। और अगर हमारा किसान कह रहा है कि नहीं, इससे आशंकाएं गहराएंगी, इससे संकट हो सकते हैं भविष्य में, तो फिर सवाल उठेगा और उठना चाहिए। मैं कृषि क्षेत्र का बहुत विद्वान नहीं, बीएम सिंह साहब हैं, हरनाम भाई हैं, ये लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं तो बुनियादी बात जानता हूं। जब कोरोना में हर आदमी अपनी जान बचाए घूम रहा है 2 गज की दूरी पर, और कुछ तो 4 गज की दूरी पर चल रहे हैं क्या, उस समय अगर ये हजारों लोग पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, आंध्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में उतरे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर किसान, तो तफरी करने तो आए नहीं, पर्यटन करने तो आए नहीं, न शहर देखने आए हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लेके जो लोग आए हैं, तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए, इनकी व्यथा समझनी चाहिए। और एक बात मैं और कहूं, जो मेरा नजरिया शुरुआत से रहा, भारत की कृषि सीमेंट उद्योग जैसी नहीं, स्टील इंडस्ट्री जैसी नहीं, हवाई जहाज उड़ाने की इंडस्ट्री जैसी नहीं, मोबाइल इंडस्ट्री की तरह नहीं है जो मोबाइल बनाते हैं, ये 2G 4G का मामला भी नहीं है। इस कृषि को सरकारी संरक्षण और सरकारी सहयोग अनवरत चाहिए। ये वैसा ही क्षेत्र है। अगर इसकी तुलना ही मुझे करनी हो और मुझसे कोई कहे कि इसकी तुलना करके बताइए अमिताभ जी, तो मैं कहूंगा इस मुझसे बेहतर तुलना हरराम भाई बता देंगे, बीएम सिंह भाई बता देंगे, तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन जो मेरी समझ में आता है प्रथम दृष्टया, मैं कहूंगा जैसे इस देश का प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र पूरी तरह निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जा सकता, जैसे इस देश की प्राथमिक शिक्षा किसी भी सूरत में पूरी तरह निजी क्षेत्र को नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि अगर ये 2 काम हो जाएं तो करोड़ों लोग बीमारी से मर जाएंगे बिना इलाज के और करोड़ों बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। मेरे उत्तर प्रदेश में
सरकारी स्कूलों में बड़ा डंका पिटता है प्राइवेट स्कूलों का। 2.5 करोड़ बच्चा पढ़ता है, लगभग 2.5 करोड़। ये स्कूल बंद कर दो, प्राथमिक शिक्षा का निजीकरण हम कर दें, बाजार के हवाले कर दें, उसको बाजार फ्रेंडली बना दें, तो ये 2.5 करोड़ कहां जाएगा? सुनील सिंह साजन के घर में पढ़ेगा कि उमा शंकर सिंह के घर पढ़ेगा कि नवीन श्रीवास्तव घर में जाकर पढ़ेगा? कहां जाएगा? 1 करोड़ आदमी महीने में सरकारी अस्पताल से जुड़ता है किसी न किसी रूप में, दवा लेने जाए, चाहे एक्सरे कराने जाए, चाहे पट्टी बंधवाने जाए। 1 करोड़ आदमी। ये सरकारी अस्पताल संरक्षण अगर नहीं पाएंगे तो ये 1 करोड़ कहां जाएगा? ये अपोलो में इलाज करा सकता है क्या? कोई कार्ड हो, कार्ड से क्या होगा? मैक्स में करा लेगा क्या? नहीं ना। अरे मैक्स के तो दरवाजे में नहीं घुस पाएगा। वैसे ही मेरी दृष्टि में कृषि है। कृषि को हम पूरी तरह बाजार के हवाले नहीं कर सकते। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्यों आया था जब देश आजाद हुआ? इसके पीछे भी तो चिंतन करना होगा हमको। ये क्यों आया था? ये इसी धारणा से प्रेरित होकर आया था। हमारे यहां की खेती वो है, जब हम पौधा लगाते हैं, तुलसी जी ही लगाएं गमला में, कमजोर हैं अगर तो एक बांस की खपच्ची से बांध देते हैं डोरे से, ताकि तुलसी जी टिकी रहें। भारत की खेती को वही खपच्ची चाहिए, सत्ता की, शासन की, प्रशासन की, इमदाद की, संरक्षण की। किसान हार तोड़ मेहनत कर सकता है, पूंजी के लिए उसको संरक्षण चाहिए, उसकी फसल की एक न्यूनतम गारंटी हो, ये इसके लिए तो सरकार ही कर सकती है, बाजार तो नहीं कर सकता। मैंने एक विषय देखा, वो बाकी तो विद्वान लोग बताएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमत नहीं हुआ। हमने कहा कि आपदा के, राष्ट्रीय आपदा के अवसरों को छोड़कर अब इन नए कानून के मुताबिक आलू और प्याज भंडारण पर से सीमा हट गई। पढ़ने में बहुत छोटी बात है, इसका नतीजा पता है क्या होगा? मालूम है क्या होगा? हरनाम सिंह से 80 रुपया का ही जाएगा बोरा, और नोएडा में 800 का बिकेगा आके किसी वक्त, अब को 1600 का भी बिक जाए, क्योंकि भंडारण की क्षमता है जिसके पास, वो खेल कर जाएगा। जिसके पास प्याज भंडारण की क्षमता है वो 200 रुपए किलो प्याज बेचेगा, लेकिन किसान से 2 रुपया किलो ही लेगा। ये ठीक नहीं। नहीं, किसान की सबसे बड़ी मजबूरी मालूम क्या है? मैंने उस जीवन को जमीन पर खड़े होकर देखा है। उसके पास केवल एक कमी है नवीन जी, भारत के किसान के पास, क्या? और कोई कमी नहीं। दुनिया भर के किसानों से अव्वल है वो, इतनी विपरीत परिस्थितियों में खेती करता है। एक ही कमी है, उसके पास उतनी पूंजी नहीं कि वह अपनी फसल को रोक ले और महंगी होने पर बेच ले। तब तक के खर्चे कैसे चलेंगे? बिटिया का ब्याह सिर पे, अम्मा का ऑपरेशन कराना, आंख का, क्या करे? बैल खरीदना। वो मसूर को 3 साल होल्ड नहीं कर सकता, उड़द को होल्ड नहीं कर सकता। दिवाली पर सरसों का तेल बेचे तो महंगा बिकेगा, लेकिन दिवाली तक होल्ड कैसे करेगा? खाएगा क्या? बता दीजिए कितने आदमी ऐसे हैं जो भीम सिंह बताएंगे या हरनाम जी बताएंगे, जिनके पास अपने कोल्ड स्टोरेज हैं, जो 10,000 कुंटल आलू पैदा करके कोल्ड में डाल देंगे, बोले जब 2,000 का बोरा बिके तब बेचेंगे। तब तक तो उनका घर बिक जाएगा। महाजन जिससे पैसा लिया है वो उनके गले में फांसी लगा देगा आके। उसका लाभ ये बिचौलिए उठाएंगे। 2 को घाटा होगा, किसान को और उपभोक्ता को। और लाभ कहां जाएगा? जिसके पास पूंजी है।
भारत के किसान के पास मेहनत है, त्याग है, तपस्या है, संघर्ष है, जिजीविषा है, पूंजी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सरकार का संरक्षण होना चाहिए हर स्थिति में। मैं सबसे पहले हरनाम सिंह के पास आऊंगा। हरनाम सिंह जी, पहले तो मुझे संक्षेप में समझाओ, ये जो 3 अध्यादेश का मामला है, ये मसला क्या है और पूरे देश के किसान इसके लिए सड़क पर क्यों आए, वो भी कोरोना के समय में। अमिताभ जी देखिए, मैं 1967 से बात को शुरू करता हूं जी। 1967 में इस देश में पहली खरीदारी हुई, 76 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदा गया। ठीक है। एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1000 ईंटा खरीद लेता था, जिसकी कीमत थी 32 रुपया। एक किसान 5 रुपए का सीमेंट का कट्टा था, 50 किलो सीमेंट खरीद लेता था। एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1 क्विंटल लोहा खरीद लेता था, जिसकी कीमत 45 रुपया थी। इन सारी चीजों को 1967 की सरकार ने इस देश में हरनाम सिंह मेरे ख्याल से, अरे सुनो भैया, एक तोला सोना भी खरीद लेता होगा, आसी पास रेट रहा होगा। 67 में सोने का भी रेट बहुत ज्यादा नहीं रहा होगा, क्योंकि 500 रुपया तोला तो मुझे याद है। एक जी वही बता रहा हूं, 1967 में एक किसान 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 220 रुपया तोला सोने का रेट था। 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1 तोला सोना खरीद लेता था, जिसका 3 क्विंटल बेचने के बाद में वो 12 ग्राम का था। आज सोने का वो वजन घट गया, वो 10 ग्राम रह गया। हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार क्यों हटा रही है, ये 3 अध्यादेश क्यों ला रही है। देश आजादी के बाद जब 1967 में ये व्यवस्था चली, तो आज 2020 में आप उस व्यवस्था को क्यों खत्म कर रहे हो। आप बताओ, कोरोना महामारी में इस देश के किसान ने क्या नहीं किया, देश के साथ खड़ा रहा। हमने आपके टीवी चैनल पे कहा था कि इस देश में कोई बीमारी आ जाए, कोई महामारी हो जाए, लेकिन इस देश का कोई भी एक बेटा किसी वर्ग का भूखा प्यासा नहीं मरेगा। हम देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों आप ला रहे हो, लोगों को ठेके में खेती क्यों दिला रहे हो। आप बताओ, ये ऐसे कानून अगर आ जाएंगे तो इस देश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं आपके माध्यम से, जब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल घोषित होता है, क्या उस पे कभी खरीदारी हो पाई। जो टारगेट रखा जाता था वो सरकार को पूरा हो जाता था, उस व्यवस्था को तो सुधार नहीं कर पाए। जो काकस बंधा था पिछले 50-52 साल में, उस व्यवस्था को तो सरकारों ने ठीक नहीं कर पाया, और आज उस कानून को आप खत्म कर रहे हो, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हो। मैं बताना चाहता हूं बीजेपी सरकार, देश के प्रधानमंत्री को, टिकैत साहब कहते थे कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन कोई बहम न पालो। हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि इस देश को पिछले 6-7 सालों में आप बहुत अच्छा चला रहे हो, बहुत व्यवस्थित कर रहे हो, तो अगर आपके दिमाग में, आपके सलाहकारों के दिमाग में अगर कोई बहम है तो दूर कर दो। हम ही किसानों ने, हम ही गांव ग्रामीणों ने इस सत्ता को लाए हैं पूर्ण बहुमत में। ठीक है हरनाम जी, थोड़ा रुकिए, हरनाम भाई रुकिए, आगे आपके बाद हम दोबारा आएंगे आपके पास। अभी रुको महाराज, मैं बीएम सिंह साहब के पास चलूंगा। बीएम सिंह जी, आपका नजरिया, हमने हरनाम जी को सुना, आपका नजरिया क्या कहता है। एक बात बड़ी अच्छी लगी जो हरनाम भाई ने कही कि 67 में 3 बोरा गेहूं बेच लो तो बिटिया के शादी के लिए 12 ग्राम का उस समय का 1 तोला सोना आ जाता था। आज मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से 25 कुंटल तो बेचने पड़ेगा, 30 कुंटल तब जाके कहीं 1 तोला मिलेगा, वो भी 10 ग्राम का। बीएम सिंह जी, इसी में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं जी। उसी समय जो गांव में मास्टर होता है, सरकारी मास्टर, उसकी तनख्वाह 90 रुपए 100 रुपए थी। आज उसकी तनख्वाह 40,000 रुपए हो गई है जी। उस समय गेहूं जब था, 66 की बात कर रहे हैं, गेहूं उस समय मेरे ख्याल से 60-65 रुपए था, और आज आप देखिए कितना बड़ा है, केवल 30 गुना बढ़ा है, वहां 400 गुना बढ़ गया है।
तो ये एग्जाम्पल्स का आज फायदा नहीं है, हमें देखना है कि आज की तारीख में हमारे लिए कहाँ मौत लिखी है, कहाँ हमें रास्ता दिखता है। पहली चीज यह है कि प्रधानमंत्री आज कोरोना के बाद किसानों को इनाम देने के लिए 3 अध्यादेश लाएंगे, किसानों को फायदा होगा। हर किसान नेता किसी संगठन का हो, आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का हो या बाकी कोई संगठन हो, सब विरोध कर रहे हैं। जब सब विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती हम पे क्यों डाल रहे हो भाई ये। और जहां तक आपका सवाल उठता है, आपने कहा कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, आपने हरनाम सिंह जी से पूछी। खामियां अगर आप कहें तो मैं बता दूं। जी 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 जी। पहली चीज तो यह है कि इन्होंने जो आज अभी शायद पास हो गया होगा, 10 मिनट पहले पास होना था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने कहा है कि ये आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी। गेहूं है, आपने जैसे आलू का बताया, टमाटर आपने बताया, प्याज बताया, वगैरह वगैरह। वो अलग बात है क्या रेट होगा क्या नहीं होगा। जब आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी तो गेहूं की खरीद नहीं करेंगे, पीडीएस के अंदर आएगी नहीं वो। अभी एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं सबको 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दूंगा। जब आप खरीद नहीं करोगे तो कहां से दोगे, किसको बेवकूफ बना रहे हो। जब खरीद नहीं करोगे तो एमएसपी तय नहीं करोगे, और एमएसपी गलती से तय भी नहीं करी और आपने खरीद कर लिया तो वही हाल होगा जो आज मक्का का हो रहा है। मक्का का ये हाल हो रहा है कि 1770 रुपए रेट है, और आज बिहार में ले लो, यूपी में ले लो, राजस्थान में ले लो, हरियाणा में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, कहीं ले लो, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए से ऊपर नहीं बिक रही है, जबकि उसका एमएसपी है 1760 रुपया। आज आप देखो, अगर यही हालात हो जाएंगे, एमएसपी आपने डिक्लेयर भी कर दी और खरीदोगे नहीं, पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो क्या कर लोगे। इसलिए आवश्यक वस्तु जब तक नहीं रहेगी तब तक पीडीएस के अंदर आपका कुछ आएगा नहीं। हेलो जी 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 जी। कट गया लगता है। जी आ रही आवाज, आ रही है बीएम सिंह भाई, आ रही आवाज। चलिए, मैं अब आता हूं नवीन श्रीवास्तव के पास। हमारे 2 किसान नेताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। बीएम सिंह जी का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर ये आवश्यक वस्तु नहीं तो फिर आवश्यक वस्तु क्या, गेहूं, आलू और प्याज। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आवश्यक वस्तु कोई है। जीवन धारण करने के लिए यही 3 चीजें हैं। आलू का भरता बना लेगा या प्याज के नमक ले लेगा और रोटी खा लेगा, आदमी जिंदा तो रहेगा। इससे ज्यादा आवश्यक वस्तु कोई है क्या। नवीन जी, ये किसान सड़क पर क्यों उतरे। देखिए अमिताभ जी, हरनाम जी बड़े किसान नेता हैं, बीएम सिंह साहब बड़े किसान नेता हैं, और आपने भी बहुत सारे विषय जो उठाए उसमें सबकी आशंका 2 बातों को लेकर जितना मैं समझ पाया जी। एक तो ये कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो नया आ गया, इससे फिर जो गेहूं है या अन्य जो चीजें हैं इनकी खरीद होगी या नहीं होगी। दूसरा ये कि एमएसपी को लेके आशंका है कि एमएसपी को धीरे धीरे क्या खत्म कर दिया जाएगा, एमएसपी की क्या परिस्थितियां रहेंगी, और जो एमएसपी पर अभी तक खरीद होती रही है उसके हिसाब से भविष्य में खरीद होगी कि नहीं होगी। ये शंकाएं हैं इनकी बातचीत से मुझको ये लगा। कहीं भी सरकार एमएसपी न खत्म करने जा रही है, न सरकार कोई सरकारी खरीद करने जा रही है। अमिताभ जी, जो सरकार 3 ऑर्डिनेंस लाई है उसमें जो सबसे प्रमुख है, जो आपदा काल में हमने किया, और जो मुझको लगता है कि देश के सभी किसानों की मांग थी, किसान को हमने एक सीमित दायरे तक अपने घर के 2-4 किलोमीटर के अंदर एक मंडी तक सीमित कर दिया था कि जहां वो अपना उत्पाद बेचता उससे बाहर नहीं ले जा सकता था। अपने जिले से बाहर ले जाने पर टैक्स लगते थे, अपने प्रदेश से बाहर नहीं ले जा सकता था। हमने 1 नेशन 1 मार्केट के तहत किसान को इस बात की छूट दी कि वो अपना उत्पाद जहां उसको बेहतर कीमत मिले वहां वो ले जाके बेच सकता है। इसमें मुझको लगता है कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ आशंकाएं हैं। निश्चित रूप से जहां आशंकाएं हैं, दिक्कतें, उन पर हम बातचीत करके उसका भी हल निकालेंगे। दूसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, अमिताभ जी। अभी हमारे ये दोनों किसान नेता बता रहे थे, मैंने भी आज आपके चैनल में डिबेट में आने के पहले थोड़ा पढ़ने की मैं कोशिश करता हूं। महाराष्ट्र के कई किसान नेताओं का भी मैंने देखा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी एक देश के बड़े हिस्से में मांग रही है, क्योंकि हमारे देश में जोत बहुत छोटी है, और अभी सबने चर्चा की कि हमारे किसान के पास पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव में छोटी जोत होने के कारण वो आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाता है, उसकी प्रति एकड़ या प्रति बीघे जितनी उपज होनी चाहिए वो उपज नहीं हो पाती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो हमारे छोटी जोत के किसान है, जो पूंजी के अभाव के किसान है। दूसरी चीज अमिताभ जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा,
बार बार बात होती है, बात किसान की समस्याओं की हुई, किसान की पूंजी की, कि किसान को तात्कालिक जरूरतें रहती हैं, उन जरूरतों के कारण किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होता है। देखिए, हमने अलग से भी कोई काम किए, जैसे किसी व्यक्ति को सामान्यतः कर्ज 2-3 विशेष परिस्थितियों में लेना पड़ता है। एक तो देखिए अपना इलाज कराने के लिए लोगों के खेत मकान तक गिरवी रख जाते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए तक का जो हमने नवीन बीमा भाई, अब कवर उस पर दिया मत जाओ, किसान अभी ने, छोड़ दो। वो अभी एक बड़ी नहीं, ठीक है। आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं अमिताभ जी, वह किसान से भी जुड़ा हुआ है, उसमें लाभप्रद किसान भी है। अगर हम किसान को 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का आवास दे रहे हैं तो वह भी उसकी एक जरूरत है। तो हम किसान को आर्थिक रूप से सिर्फ फसलों पर नहीं, उसको हर तरह से संपन्न बनाना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा बीएम सिंह साहब से, हरनाम सिंह साहब से, और जितने आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, कि इन तीनों ऑर्डिनेंस में अगर कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार खुले दिल से उसको बात करके ठीक करने पर भी, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हार्ड करके मैं कर दिया तो कर दिया। ठीक, जहां जरूरत होगी हम बात करेंगे। ठीक भाई, लोकतंत्र में संवाद होते रहना चाहिए। मैं सुनील साजन के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात, अपना अनुभव बता देता हूं। मैं किसान तो नहीं रहा, लेकिन किसानी को मैंने देखा बहुत नजदीक से, उसके कष्ट को, उसके संतरास को, उसकी पीड़ा को, महाजनों के चक्कर में फंसे हुए किसान को मैंने बहुत देखा नजदीक से। नाते रिश्तेदार बहुत सारे लोग हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं। नवीन भाई ने कहा कि हमने एक देश एक मंडी कर दिया, एक बाजार, अच्छी बात है। मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूं, हिंदुस्तान बदल जाए अच्छी बात है। फर्रुखाबाद में मेरा जन्म हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसी शहर में रहा। आलू की बड़ी मंडी है देश की, आलू उत्पादन में देश में उसकी हैसियत है। आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला जो असम, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका आलू भेज रहा हो। वो भेज रहा है वहां शहर आके मंडी में 80 रुपया किलो, जिसमें 30 रुपया का बोरा। क्या खाए और क्या नहाए, इसलिए हमको ज्ञान मत दो भाई कोई। हम तो जितनी बात जाने, हम ना सपा कहने से मान सकते, न कांग्रेस के, न भाजपा के, न किसी की, ये जान लो। हम तो ठेठ देहाती आदमी हैं। मुझे ऐसा किसान दिखा दो जो अपनी मसूर सिर पे रख के हांगकांग चला गया हो, हांगकांग में बेच के आया हो, वहां ज्यादा माल मिल रहा है। अरे वो तो वहां की अड़तिया को बेचेगा, फिर अड़तिया उसको चाहे जहां बेचे, उसको सोना बना ले, उसको तो मिट्टी के भाव जाना है। सच्चाई ये है, इसको सब राजनीतिक दल स्वीकार करें, इसमें बहस करने से कुछ लाभ नहीं निकलेगा। सुनील साजन, मैं तो एक बात जानता हूं, अगर शिक्षा की पॉलिसी आए और बच्चे और मास्टर उसका विरोध करें तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। स्वास्थ्य की पॉलिसी आए, स्वास्थ्य कर्मी विरोध करे तो विचार होना चाहिए। खेती किसानी की पॉलिसी आए और किसान सहमत नहीं हो तो फिर उस पॉलिसी पर क्या लाभ? स्टेक होल्डर कौन है? किसान। आप कह रहे हो किसान की बेहतरी के लिए किया, किसान कह रहा है हमको नुकसान होगा, तो या तो आप किसान को समझा दो, या जो किसान कह रहा वो आप समझ लो। यही होना चाहिए। सुनील साजन, देखिए अमिताभ जी, व्यवहारिक बात भी यही है, और लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की पूरी दुनिया में बहस होती है भारत की, उसकी भी खूबसूरती यही है कि सरकार कम से कम उनका भी पक्ष सुने जिनके लिए फैसला ले रही है जी। क्योंकि ये अद्भुत सरकार है। ये जब किसान का फैसला लेती है तो किसान हो जाती है, जब नौजवानों पे फैसला लेती है तो नौजवान हो जाती है, जब नोटबंदी करनी होती है तो अर्थशास्त्री हो जाते हैं, जब स्वास्थ्य पर फैसला लेना होता है तो ये डॉक्टर हो जाते हैं, जब शिक्षा पे फैसला लेना होता है तो ये मास्टर हो जाते हैं। ये लोग हैं क्या, मैं तो कम से कम नहीं जान पाया अभी तक। हाँ, बस क्योंकि हमारा भी बचपन खेती को देखते हुए ही बीता है, हम भी इंटर के बाद ही लखनऊ और शहर देख पाए हैं, तो हम केवल ये कह सकते हैं अमिताभ जी कि ये जो आपने अपने शुरुआती दौर में ये कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत पिछली सरकारों को क्यों पड़ी, आजादी के बाद क्यों पड़ी, और किसान की जो असली दिक्कत है वो आपने कही कि हम जानते हैं वो बिटिया की शादी कैसे करता है, वो टिब्बल का बिल कैसे भरता है, बिजली का बिल कैसे भरता है, डीजल कैसे लाता है, बीज कैसे लाता है और खाद कैसे लाता है, क्योंकि वो किसी न किसी साहूकार से लोन लेता है, बैंक से लोन नहीं लेता है। और जो आपने सबसे बड़ी बात कही कि इस देश का किसान कब का खुशहाल हो गया होता
अगर वो अपनी पैदावार को रखने का इंतजाम उसके पास होता और जब वो महंगी होती तो बेच लेता। तो आखिर इन बिचौलियों को आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? किसान तो सब कुछ लगाकर के 2 रुपए में बेचेगा, आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, धान, और आपने कह दिया अब ये आवश्यक वस्तु नहीं रह गई। अमिताभ जी, इस देश में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि कृषि प्रधान देश है। इस देश में आलू, टमाटर, प्याज और गेहूं अगर आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी तो इस देश को बर्बाद होने से हम आप बचा नहीं सकते। ठीक बात, ठीक। और ठीक। ये देश खड़ा है अगर तो किसानों पर, और जी। इस देश को पूरी दुनिया में ठीक बात। नाम करने के लिए अगर आप किसान को पीछे कर जी। दे तो बिना किसान ठीक, की इस देश की ठीक। तरक्की संभव नहीं। अमिताभ जी, ठीक बात। मैं उमाशंकर भाई के पास आऊं उससे पहले फिर एक बात कहना चाहूंगा। गाजियाबाद से बढ़ो उत्तराखंड की ओर, गन्ना बेल्ट है। मुझे एक किसान गन्ने का ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि इसके मैं शुगर क्यूब्स बना के बेचता हूं अपने घर में, ना। उसका गन्ना तो ट्राला में लद के ही जाता है औने पौने दाम, जिसकी पर्ची लिए वो घूमता रहता है। और आलू का मेरा देखा हुआ है। और एक आज का उदाहरण दे दूं, धनिया मिल रहा है नवीन बाबू, हरा धनिया मिल रहा है 400 रुपया किलो। आज गया तो सब्जी लेने, तो मैंने कहा भाई धनिया दे दो 100 ग्राम, तो 40 रुपया लिया। ठीक। मैंने एक हमारे मित्र हैं खेती किसानी करते हैं, उनको फोन किया। मैंने कहा 300 रुपया में बिक रहा है क्या तुम्हारा धनिया? रे बोले भाई साहब 300 में बिकता तो मैं रईस नहीं हो जाता। हमको मिल रहा 400 रुपया किलो और किसान से जा रहा 80। ऐसी मुक्त बाजार किसान को देने से भी क्या लाभ होगा? उसके गले में तो फंदा ही पड़ा रहेगा भाई। उमाशंकर जी, लंबी बहस क्यों करें? अगर जिसके लिए नीति है उसको समझ नहीं आ रहा, तब या तो उसको समझाओ ये नीति बदलो। तीसरी कौन सी बात? जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सबसे आप तीनों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात और पूरी गंभीरता के साथ रखी है। मुझे लगता है कि ज्यादातर बातें इसमें आ गई हैं जी। लेकिन मैं कुछ चीजों का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरीके से एमएसपी को खत्म करने की साजिश है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो एपीएमसी है उसमें अगर किसान अपना कृषि उपज बेचेगा तो उस पर टैक्स और शुल्क देना होगा, लेकिन जब वो बाहर किसी को बेचेगा तो टैक्स और शुल्क नहीं लगेगा। सरकार की मंशा यही स्पष्ट हो जाती है। एक बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही थी। गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू किया और वहां पर पेप्सिको कंपनी ने किसानों के ऊपर करोड़ों रुपए का मुकदमा कर दिया। बाद में किसान संगठनों ने जब आंदोलन किया तब जाके उनको निजात मिली। और तीसरी बात, इसमें जो तिलहन दलहन और उसमें तेल भी है अमिताभ जी, जिसको इन्होंने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर किया है। अब इन चीजों का जो व्यापारी है, बड़ा व्यापारी, वो औने पौने दाम में खरीद के काला बाजारी करेगा, बाद में उसको महंगे दामों पर बेचेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। एक बात, और दूसरा, काला बाजारी को भाजपा की सरकार ने लाइसेंस दे दिया। तीसरी बात, कृषि जो है वो केंद्र सरकार का विषय कब से होने लगा? ये तो राज्य सरकारों का विषय रहा। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कह रहे हैं फ्री मार्केट होगा तो किसानों को अच्छी उपज मिलेगी। मैं एक उदाहरण दे दूं, अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में 1970 के पहले ऐसे ही था। 1970 के बाद उन्होंने फ्री मार्केट किया। पहले 1970 के 40% रिटेल का पैसा किसानों को मिलता था, लेकिन जब 1970 के बाद फ्री मार्केट लॉन्च किया गया अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में, तब वहां पर किसानों को महज रिटेल का 15% मिलता है। ये ऑनलाइन चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है उमाशंकर भाई, ठीक है, ब्रेक लेना है। ठीक बात, आपने भी तर्क अच्छा रखा होगा जी। तो ये तो कठिन बात है उमाशंकर भाई, ठीक है, असल में ठीक है, आगे आपकी बात। ये तो आपने कुछ फायदा पढ़ी लिखी बातें बताई, मतलब विद्वता वाली बात बताई आपने, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री। मैं तो देशी बात जानता हूं, जो गांव का आदमी समझे।
1984 में, कब 1984 है, मेरे ख्याल से सुनील साजन तब बहुत छोटे होंगे। 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ फरुखाबाद में, खुर्शीद आलम साहब चुनाव लड़ने आए। उनने कहा यहां हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे जो आलू से वोदका बनाएगी और सारे आलू उत्पादक खुश हो जाएंगे। आज कौन सा सन है? 2020, अभी तक तो फैक्ट्री लगी नहीं महाराज। चिप्स बनाएंगे पूंजीपति, आलू किसान का जाएगा 2 रुपया किलो और अमिताभ अग्निहोत्री को मिलेगा 40 रुपया किलो। अजब तमाशा है यार। चलिए रुकेंगे और आपने कहा कि और भी उदाहरण देंगे, आगे बढ़ेंगे तो चर्चा को और ज्यादा गहन करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महापंचायत में किसानों का मुद्दा जारी है। एक बार फिर रुक करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी का। अमिताभ जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, एक आदर्श स्थिति वो होती, सरकार जो कह रही है कि हम किसानों का फायदा चाहते हैं, कंज्यूमर का फायदा, ट्रेडर का फायदा चाहते हैं, किसानों को वो कहते कि एमएसपी उसी तरह बरकरार रहेगा, वही चीज ऑर्डिनेंस में होती, लेकिन आपके लिए फ्री मार्केट भी है, आप इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सभी जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एमएसपी आपका बरकरार रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि एमएसपी को लेकर दरअसल दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ एंडिंग ऑफ एमएसपी। ये क्यों कहा जा रहा है? वो तो आशंका मैं कह रहा हूं, जो हितग्राही वर्ग है, स्टेक होल्डर है, उसकी आशंका दूर होनी चाहिए। यह प्राथमिक शर्त होती है किसी भी पॉलिसी की। मैं एक फिर बुनियादी सवाल उठाता हूं, बाकी बहुत भारी भरकम शब्द न मुझे समझ आते हैं और किसान को तो नहीं आएंगे मेरे भाई को, इसलिए बात बहुत सरल करो सब लोग। बीएम सिंह जी, जौ जो है वो मारी मारी फिर रही, ठीक औने पौने दाम में बिक रही। बियर का दाम बढ़ता जा रहा, ओट्स का दाम बढ़ता जा रहा। ओट्स बन के जब वो डिब्बे में पैक हो जाए, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, आगरा में आलू सड़कों पे खेत में पड़ा फसल के दौरान, आदमी कहता है इसको ढोवा पाई कराने में ज्यादा खर्चा है, मिलेगा नहीं। और वो चिप्स जो मिल रहे पैकेट में, उनके दाम बढ़ते जा रहे। कानून तो इस पे बनना चाहिए था कि इनके जो बाई प्रोडक्ट है उनका जो रेट है उसके अनुपात में मूल फसल का रेट तय हो। अगर मक्के के फूले का रेट, जिसको पॉपकॉर्न बोलते हैं अंग्रेजी में, आसमान पर है तो मक्के का रेट रसातल में क्यों? आलू का रेट रसातल में, चिप्स का रेट आसमान पे, जौ का रेट रसातल में, और ओट्स का रेट, अरे कुटी हुई जौ ही है ना ओट्स, क्या उसमें किसी ने वो डाला है स्वर्ण भस्म? बीएम सिंह जी, अच्छा चलिए, ये हरनाम भाई यही सवाल आपसे, बीएम सिंह जी से कोई तकनीकी समस्या हो गई। हरनाम जी, यही सवाल आपसे है। देखिए, ऐसा है अमिताभ जी, सरकारों ने किसानों को उलझा के रख दिया है। किसानों को इस तरीके से उलझाया है, जैसे अभी नवीन जी कह रहे थे कि हम इसको फ्री कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर मेरे पास 100 क्विंटल गेहूं है और मध्य प्रदेश में वहां 2200 रुपए में खरीदा जाएगा, नवीन जी सिर्फ आप हमको इतना बता दो कि कोई आंकड़ा आ जाए, आप आ जाओ। आपने अभी कहा कि अगर इसमें कोई खामी है तो हम किसानों के साथ बैठ के बात करना चाह रहे हैं। आप सिर्फ इतना बता दो, देश के प्रधानमंत्री 6 सालों में किसान संगठन से मिले नहीं मिले? आप सिर्फ इतना बता दो कि हम 100 क्विंटल धान अगर हमारे पास है, मध्य प्रदेश में 2600 में बिक रहा है, उसका भाड़ा डीजल उत्तर प्रदेश सरकार देगी, ये हमको समझा दो। हम देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और ज्यादा हम आंकड़े पे ज्यादा विश्वास भी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आंकड़ों की अगर आप बात करोगे तो इस अमिताभ जी, इस देश में जितने वृक्ष लगाए हैं सरकारों ने, जितने वृक्ष लगाए हैं, शायद इस धरती पर
कोई जरूरत नहीं होती आने वाले वर्षों में एक पेड़ लगाने की। अरे वृक्ष आप तो आंकड़े की भैया बात खा गए न भैया, करो। ठीक है हम ठीक है। तो हरनाम भाई सिर्फ रुकना इतना होगा, समय बता कम है, दो, सबसे टिप्पणी ले लो। अमिताभ जी, और आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं बीएम सिंह से अगर अमिताभ, जुड़ गए हो तो एक टिप्पणी ले। ठीक है हरनाम भाई, अभी रुकना अमिताभ होगा। जी, एक बात रह गई। जी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। बीएम सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं जी। कि अभी जो धान काटने वाली मशीन है, सरकार ने उसमें कहा है कि हम एसएमएस लगाएंगे। वो अमिताभ जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, हमारी बेबसी पे आप हंसो मत। हमें आप देख के जो हंस रहे हो, तुम्हारा रोने का समय शुरू हो गया है। ठीक है हरनाम भाई, रुको इतनी बात सुनो। रुको 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 भाई, आप रुको तो रुको, मुस्कुरा अरे रहे हो। रुको भाई, ठीक है अभी रुकना होगा। बीएम सिंह जी, बीएम सिंह जी, एक बड़ा बुनियादी सवाल आया, एक बुनियादी सवाल आया। मान लीजिए बड़ौत में गन्ना पैदा करने वाले को पता लगा कि वन नेशन वन मार्केट हो गया। सुनो भैया नवीन जी, है, और तेलंगाना में गन्ना यूपी में मिल रहा है मान लो 1000 का दाम, तेलंगाना में मिलेगा 1500 का दाम। हाँ, ठीक तो है। तेलंगाना तक गन्ना ले कैसे जाएगा? जी, उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा अब 5000। मैं इसमें थोड़ी सी क्या बिस्तारा की मैं फ्लाइट इसी ले में पूरी जाएगी बात करता गन्ना हूं, अगर आप मुझे 2 मुफ्त मिनट में? दे दें, एक मिनट दे दें। जी देखिए ऐसा है, 86% लोग हमारे यहाँ 2 हेक्टेयर से कम के किसान हैं। उसी में से वो चारा लगाते हैं जो उनकी भैंसों के लिए, पशुओं के लिए, जिससे दूध मिलता है और उनकी खुराक आती है। जी उसी में से जो है उनका अनाज आता है, उसी में सब्जी आती है। अगर उसकी एक डलिया सब्जी बिकी तो वो एक डलिया सब्जी तेलंगाना या बम्बई, जहां पर अगर 500 रुपए डलिया भी बिकेगी, नहीं बेचेगा, वो अपने एपीएमसी मंडी में ही 40 में बेच के घर जाएगा कल के लिए काम करने के लिए। वहीं पर उसके पास अनाज एक 3 एकड़ 4 एकड़ वाले के पास, तो 3-4 एकड़ वाले जो हैं, बहुत कम किसान हैं, उनके पास जो है 3-4 एकड़ वाले के पास 20-25 क्विंटल होता है कम से कम बेचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए। अब वो आदमी जो है एपीएमसी मंडी में जाता है, वहाँ पर बेचता है और अपना माल छोड़ देता है, क्योंकि जिस टेम्पो में लेके जाता है, टेम्पो भी खड़ा नहीं रह सकता, उसके पास ना साधन है लेके जाने का, झोटा बोगी में लेके जा नहीं सकता, उसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली तक नहीं है। तो वो आदमी तेलंगाना क्या ढूंढेगा, वो आदमी बंबई क्या ढूंढेगा, वो आदमी कलकत्ता क्या ढूंढेगा? हेलो जी जी, ठीक बात, ठीक। ये बुनियादी सवाल है नवीन बाबू, ये बुनियादी सवाल है, व्यवहारिक सवाल। मान लीजिए मुझे ये इंटरनेट से पता भी लग गया, व्हाट्सएप से, कि वो जुहू पे आलू का रेट सबसे ज्यादा है देश में, तो मैं जुहू तक आलू फरकाबाद से ले कैसे जाऊंगा? सबसे बड़ा सवाल ये। अमिताभ जी, जी। हमने किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान के अन्न की बात की। उसी तरह से पशुपालक भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी भूमिका में है, जो ज्यादातर किसान ही अन्नदाता ही हैं। जी लेकिन आप देखिए कैसे गांव-गांव से दूध इकट्ठा होकर आनंद कितनी बड़ी दूध की डेयरी बनी। हर शहरों में पराग इस प्रकार के दूध हैं। कैसे है? कोऑपरेटिव भी एक चीज होती है, कोऑपरेटिव का भी सहारा लिया जा सकता है। और हमने कहीं ये नहीं कहा है कि आप अपनी मंडी में नहीं बेचोगे, आपको दूसरे राज्य में बेचना है। हमने आपको एक ओपन स्पेस दिया है कि आपको अगर लगता है कि रेट ठीक नहीं मिल रहा है आपकी मंडी में, तो आप बाहर भी बेच सकते हो। आपके ऊपर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है कि आपको अपनी मंडी में ही बेचना है। दूसरी बात अमिताभ जी, आपने कहा कि आप फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं आलू, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ भी आलू मैंने सड़ते हुए देखा है। कोल्ड स्टोरेज में किसान के पास पैसा नहीं होता था, वो वहीं पर सड़ ले जाते थे। लेकिन केंद्र में 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, मनोज सिन्हा हमारे यहाँ रेल राज्य मंत्री बने, गाजीपुर में उन्होंने एक पेरिशेबल कार्गो शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सारा फैक्ट चेक कर सकते हैं, इस कोरोना संक्रमण काल में गाजीपुर और पूर्वांचल के किसानों की 200 करोड़ रुपए की सब्जियां और आलू बनारस से जहाज के माध्यम से इंग्लैंड और जो यूरोपियन यूनियन को भेजे गए। ऐसा नहीं, हम ओपन स्पेस दे रहे हैं, हम कहीं एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, हम कहीं किसानों की जो असुविधा है उसको नहीं खत्म करना चाह रहे हैं। रही बात अभी सुनील साजन ने कहा कि हमारा किसान जो है साहूकार पर निर्भर है छोटी छोटी जरूरतों के लिए। हमने 29 करोड़ जनधन खाते क्यों खोले? हमने 1 लाख रुपए तक का क्यों किसान क्रेडिट कार्ड दिया? हमने 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान जो है किसान सम्मान निधि क्यों दी? कि अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसान को साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। रही बात अमिताभ जी कि कैसे
किसान को अच्छा उसका मूल्य मिले, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, लेकिन कांग्रेस के मित्र से मैं एक प्रश्न से पूछना चाहूंगा कि 2004 में इनकी सरकार बनी, जब भी किसान हित की बात होती है स्वामीनाथन कमेटी की भी बात होती है, उसी से एमएसपी की भी बात होती है। 4 में इनकी सरकार थी, 6 में स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट दी। स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट तो कोई लागू नहीं कर पाएगा। 2014 तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कोई लागू नहीं कर पाएगा भैया। 2014 में हमारी सरकार बनी, लागू करना पड़े, इसी चक्कर में तो आप एक कानून लेके आ रहे हो। ठीक, स्वामीनाथन तो छोड़ दो ना पड़े भाई। सब लोग रुको, सब लोग रुको। अरे हरनाम बाबू रुको, नवीन श्रीवास्तव रुकिए। क्या बात कर रहे हो? ओहो, चेयरमैन बनाया, अरे रुको भाई। फसलों में से सुनील साजन, नवीन श्रीवास्तव जी अभी रुकना होगा, हरनाम जी रुकना होगा अभी। सुनील साजन, एक छोटा सा सवाल, व्यवहारिक सचों को स्वीकार करना चाहिए। तस्वीर गुलाबी बना देने से जमीन पर गुलाबी रंग नहीं बिखर जाता, कागज पे गुलाबी रंग बहुत जल्दी आ जाता है। भारत के किसान की परिस्थिति देखिए, एक आंकड़ा नवीन भाई ने रखा, एक मैं रखता हूं। नवीन जी ठीक है, भारत का 70% किसान नॉन बैंकिंग सिस्टम से लोन उठा रहा है आज भी। 70%। सब कुछ हो गया, जनधन है, बैंकिंग है, फलान है, डिकान है, सब है, अच्छा है, लेकिन फिर भी 70% किसान की फसल पहले गिरमी हो जाती है पकने से पहले। सुनील साजन, हमको ये ध्यान रखना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक बात आपने कही, जो व्यवहारिक सच है, उस व्यवहारिक सच से भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? और ऐसा नहीं अमिताभ जी कि वो व्यवहारिक सच नवीन श्रीवास्तव जी नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको वही बात करनी है जो इनके आकाओं ने तय कर लिया है। अच्छा, उन लोगों से, खेती किसानी से तो कोई मतलब नहीं, दिल्ली में बैठे लोगों से। वो तो व्यापारियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, बिचौलियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उसमें माहिर लोग हैं। तो व्यापारी और बिचौलिए फायदे पा रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात इन लोगों की क्या है, भारतीय जनता पार्टी की, जब भी ये कोई चीज लेके आते हैं तो कहते हैं ये ऐतिहासिक चीज है, ये बड़ा बदलाव लाएगी। यह ऐतिहासिक बात हो रही थी तब भी जब नोटबंदी हुई, यह ऐतिहासिक बात तब भी हुई जब बेरोजगारों को पकौड़ा बनाने के लिए कहा गया कि ये भी रोजगार है। तो हम केवल आपके डिबेट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि कम से कम आपने जो बात कही कि अगर किसान के लिए आप लेकर के आ रहे हैं, किसान के लिए चिंतित हैं, किसान का भविष्य ठीक करना चाहते हैं, किसान को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, और किसान ही आपके खिलाफ है, किसान ही सड़क पे उतर गया तब जब महामारी है, अपनी जान जोखिम में डालकर अब सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि सरकार कहीं न कहीं गलत फैसला कर रही है, किसान उससे सहमत नहीं। ठीक बात। उमा शंकर जी, यही छोटा सा सवाल, समय भी कम है, आपके उसमें रख रहा हूं, जिसके लिए योजना हो उसे पसंद आए तो समझो ठीक, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, एक सिनेमा आया था। नीति वही जो हितग्राही को भाए, स्टेक होल्डर को भाए। ठीक, दुल्हन पड़ोसी को पसंद है, दूल्हा पसंद नहीं, चलेगा? उमाशंकर जी चलेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा अमिताभ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, और इसीलिए ये चल नहीं पा रहा है। और हरनाम जी ने ठीक बात कही, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। देखिए, एक देश और एक कृषि मार्केट की बात अगर ये कर रहे हैं तो किसान कहीं भी बेचे, पहले भी ऑनलाइन पोर्टल थे, लेकिन कहीं भी बेचे तो एमएसपी के साथ बेचने की शर्त, गारंटी भाजपा की सरकार ने क्यों नहीं लगाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अगर ये कहीं भी बेचने की बात करते तो हम एक बार मान लेते कि इनकी मंशा कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो शर्त है वो नहीं रखी है। वो केवल अनाज मंडी में ही जब बिकेगा तभी वो शर्त पूरी होगी, अन्यथा अगर वो किसान बाहर बेचेगा तो उसको मिनिमम समर्थन मूल्य की गारंटी इनकी सरकार नहीं दे रही है। इसी से इनकी मंशा स्पष्ट हो जा रही है। बिहार में 2006 में जब नीतीश जी की सरकार आई थी तो उन्होंने मिनिमम समर्थन मूल्य को हटा दिया था, और उसका नतीजा हुआ कि बिहार के तमाम किसान
बेरोजगार हो गए, उनकी खेती किसानी खत्म हो गई और वो दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए भटकने लगे। कोरोना के इस महामारी के समय पिछले दरवाजे से जो 3 काले कानून किसानों के लिए ला दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरनाम जी ठीक कह रहे हैं, ये आज हंस रहे हैं लेकिन यही किसान इनको रोने पर मजबूर कर देंगे। चलिए ठीक है, आप सभी को रोकेंगे, आप सभी की बातें आ गई। नवीन जी, सुनील जी, डॉक्टर उमाशंकर सिंह, हरिनाम सिंह जी, वीएम सिंह जी, आप सभी की बातें सामने आ गई हैं। वक्त की थोड़ी कमी है और सीधे अब रुख करेंगे संपादकीय टिप्पणी का। अमिताभ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जहां बात हो रही थी कि दोगुनी जो आय करनी है किसानों की, वहां पर अब किसान सड़क पर है। आपको लगता है कि सरकार में कोई भ्रम की स्थिति है कि वाकई इस मुहिम के साथ, इस कानून के साथ किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है? मैं इस विवाद में नहीं पढ़ता, मैं ना नारे में पढ़ता हूं ना डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ता हूं। मैं सड़क का आदमी हूं, सड़क की बात कहता हूं। बीएम सिंह जी ने कहा कि भैया आपको ये सोने का बिस्कुट भिजवा रहे हैं, मुझे लगा वो पीतल का है, तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय कैसे होगा? जो एंड यूजर है उसी का कथन मान्य होगा ना। किसान अगर खुश है तो मैं खुश हूं। मैं तो स्वामीनाथन जी जितना विद्वान नहीं, ना हरनाम भाई और बीएम सिंह भाई जितना विद्वान हूं। मैं तो बुनियादी बात कहता हूं, अगर सब अच्छा है तो किसान भांगड़ा क्यों नहीं कर रहा, और अगर अच्छा नहीं है, हो सकता आपकी दृष्टि में अच्छा हो, लेकिन है तो इनके लिए ना। दवा की कसौटी क्या है नवीन भाई? मरीज के बॉडी पर रिस्पॉन्ड करे, उसका मर्ज कम हो, यही ना कसौटी है। डॉक्टर कहे नहीं ये दवा बहुत अच्छी है और मरीज कहे दैया दैया मर गया, तो क्या करे उस डॉक्टर का? वो कहे हाय दैया मार डाला, अरे राम 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 है, और डॉक्टर का ना यही इंजेक्शन लगाएंगे चूंकि ये नया आया अमेरिका से, क्या? और मरीज 2 मिनट में हिचकी आई, मर गया। तब क्या करे उस डॉक्टर को? तो लोग मारेंगे। दवा कौन सी कारगर जो मरीज की देह पर असर करे? नीति कौन सी अच्छी? गांधी जी से जवाहरलाल ने एक बार कहा कि बापू जब आप नहीं रहोगे, अभी तो कोई मसला होता है हम और सरदार साहब आ जाते हैं आपसे पूछ लेते हैं, आप नहीं रहोगे तो कैसे, हमको कौन दिशा दिखाएगा? गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं जवाहर, कोई भी फैसला लेना ये देखना जिनके लिए फैसला ले रहे हो उस वर्ग के सबसे गरीब आदमी पर इसका असर क्या होगा, अगर वो खुश हो जाएगा तो ले लेना। मैं वही कसौटी मानता हूं। दुनिया की कहानी में मेरी रुचि ही नहीं। स्वामीनाथन जी क्या कह रहे, रामनाथन जी क्या कह रहे, एक्स क्या कह रहे, वाई क्या कह रहे, अंग्रेजी के बड़े बड़े डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा, मैं बहस में नहीं पढ़ता। गन्ना की सर्वोत्तम नीति वो जिससे गन्ना उगाने वाला मगन हो जाए, आलू पर सर्वोत्तम नीति वो आलू पैदा करने वाला मगन हो जाए। सेब बेचे अडानी और ननकू जो सेब उगाता है वो तो बैलगाड़ी में भर के कई सड़क के किनारे बेच लेता है, लेकिन अडानी जब उसमें मोम लगा के बेचते हैं डब्बे में बंद करके तो 4 गुना दाम हो जाता है उसका। समस्या यहां है भाई, नब्ज देखने चाहिए और पांव का पंजा पकड़े हो और करे धड़कन नहीं आ रही। अरे नब्ज पे हाथ रखो तब ना धड़कन मिले, पांव पे हाथ रख के कहां धड़कन मिलेगी भैया? और एक बात समझिए, ये नई बात कह रहा हूं, मेरे बात अगर अच्छी लगे तो चर्चा में आए, नवीन जी से कहूंगा राज्य में ही पहुंचाओ। ओट्स बनाने वाली कंपनियां, ओट्स भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जो बड़े लोग हैं वो अंग्रेजी में ओट्स खाते हैं, उनको जो 50 रुपया 100 रुपया किलो क्यों नहीं मिले? जब 700-800 रुपया किलो ओट्स बेच रहे हो, कुटी हुई जौ है, कुटी हुई जौ। मक्के के फूला बेचने वाले को अंग्रेजी में पॉपकॉर्न, सिनेमा में चले जाओ, इतना डब्बा 280 रुपया का है।
और मक्का लोगे 30 रुपया किलो। बारात में आए हैं क्या? चिप्स बनाने 2 आलू का चिप्स पैकेट में नहीं होता पूरा, बड़े 2 आलू 30 रुपए का है, बाकी तो हवाई है उसमें, है ना नवीन जी? वो 80 रुपया बोरा क्यों खरीद रहा है? क्यों उसको उपलब्ध हो? इस पर भी कोई कानून होना चाहिए, कोई व्यवस्था लाइए। सरकारी बाबू जो वेयर हाउसिंग के होते हैं, ये अपना अनुभव बताए दे रहा हूं एक बात, बुरी लगे तो भी भली और बुरी भली लगे तो अच्छी बात। वो लोग क्या करते हैं, जो गेहूं खुले में रख देते हैं बरसात में जानबूझ के, क्या तो 10-20 हजार कुंटल, लाख कुंटल कहीं भीग जाता, कहीं 10,000 कुंटल के कुछ ऐसा करके भीग जाता है। देश भर में कई लाख कुंटल अनाज भीग के खराब हो जाता है। ठीक, वो जानबूझ के भी भिगो देते हैं। ऐसे ऐसे संत लोग हैं, सत्य प्रवृत्ति के ऐसे ऐसे अधिकारी हैं। उसके बाद वो बेच देते हैं औने पौने दाम में बियर फैक्ट्री को। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? कोई गुप्त बात बता रहा हूं? इस किसको नहीं पता? नवीन जी को नहीं पता, सुनील जी को नहीं पता, उमाशंकर जी को नहीं पता, कि हरनाम जी को नहीं पता, कि कुलदीप को नहीं पता, कि भीम सिंह साहब को नहीं पता। क्या सच्चाई नहीं है? अब वो 4 घूंट की गिलसिया 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया बेच रहे हैं और लोग लाइन लगा के पी रहे हैं। और जिसने जौ उपजाई उसके घर के बर्तन बिके जा रहे हैं। और हम सब लोग कह रहे हैं नारा लगाओ, सब ठीक है। कैसे के नारा लगा दूं ना? मेरा तर्क ये है, इसका तो उत्तर कोई दे। पेप्सी जब चिप्स बना के बेचती है तो वो फर्रुखाबाद, मैनपुरी और आगरा के आदमी को, आलू उत्पादक को क्या दाम देती है? कभी पूछा पेप्सी से बुला के कि लूट की कोई सीमा रखोगे कि नहीं, कि सिरिंज लगा के किसान का खून चूस लोगे? उसकी मजबूरी है। जिस दिन हरनाम सिंह के पास इतना पैसा हो जाएगा कि ये पेप्सी जैसा प्लांट लगा ले, उस दिन इनके आलू कोई औने पौने दाम नहीं खरीद पाएगा। लेकिन ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पांव में चप्पल आ जाए तो किसान मानता है मेरी तरक्की हो गई। ये देश वहां खड़ा है 75 साल की आजादी के बाद। बाकी सारी बातें ठीक है किताबों में। किसान की स्थिति को लेकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। अभी एक ट्रैक्टर भारत का बड़ा लोकप्रिय ब्रांड है ट्रैक्टर में, महिंद्रा। अभी उसके नॉर्थ इंडिया के हेड आए थे मेरे पास, तो मैंने स्वाभाविक उत्सुकता में पूछा, भाई क्या स्थिति परिस्थिति है? नवीन भाई सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, कोरोना में सबकी डिमांड घट गई, केवल ट्रैक्टर की डिमांड इतनी हो गई कि हम सप्लाई नहीं कर पाए। कोरोना में अगर कोई जागृत रहा है, संसद सो गई, विधानसभा सो गई, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए। केवल जागृत रहा है किसी देवता की तरह तो खेत रहा है, किसान रहा है। मेरी आंख भर आती है। ये जागृत देव है भारत का किसान, भारत का खेत। बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, वैष्णो देवी के कपाट बंद हो गए, बाके बिहारी महाराज के कपाट बंद हो गए, जामा मस्जिद बंद हो गई, स्वर्ण मंदिर बंद हो गया, भारत की संसद का दरवाजा बंद हो गया, भारत का खेत बंद नहीं हुआ। यह अद्भुत उदाहरण है जो पूरे देश को 135 करोड़ लोगों को सिर झुकाना चाहिए। इसके लिए, भारत के किसान के लिए मैं निवेदन करूंगा, नीति आप सरकार में हो, आप ही नीति लाओगे, और कौन लाएगा? लेकिन जो हितग्राही हैं उनको संतुष्ट करिए। लोकतंत्र की मांग है। किसान, भारत अभी भी बहुत कुछ खेती पर निर्भर करता है मित्र। एक मानसून बिगड़ जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स सबके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था हाँपने लगती है। आज भी भारत का आर्थिक ढांचा खेती पर टिका है। इस सत्य को ध्यान रखिए। किसान खुश होगा तो देश खुश होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप किसान की पीड़ा को बड़े ही सधे हुए शब्दों में आपने सामने रखा। और यहाँ
सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, नवीन श्रीवास्तव जी, सुनील सिंह साजन, डॉक्टर उमा शंकर जी, हरिनाम सिंह, बीएम सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में बस यही कहेंगे कि पहले जो स्लो डाउन था इकोनॉमी में, बाद में लॉकडाउन हुआ और उसके बाद बेरोजगारी हुई, सभी के सभी सेक्टर मंदी में चले गए, बेशुमार मंदी में चले गए। लेकिन अगर किसी ने पेट पाला देश का, वो किसान था, खाद्यान्न भंडार भर दिए वो किसान था। उन किसानों की बात को ऐसे अनसुना हरगिज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।